नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सईद मुर्तज़ा। आपको हैरानी होगी कि युद्ध के बादल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ घुमड़ने लगे हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो रशिया ईरान के साथ खुलकर सामने आ गया है और उसने ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका को अब उठाना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इस वक्त वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं कि हम ईरान से कैसे निपटें, गाजा में हम कैसे सुधार लाएं, और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी गुप्त मीटिंग हो रही है जिसको बोला जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू इसका मीडिया में खुलकर सामने नहीं आएंगे। इतनी गुप्त मीटिंग रखी जा रही है और उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। ये खबरें जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस मीटिंग से ठीक पहले इजराइल के 40 लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें 3 बंदरगाह उड़ा दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो रशिया है और ईरान है उसने बोला है कि हम इन हमलों को एक तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि आप सीज फायर तोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं ईरान को। और यही वजह है कि अब जो युद्ध के हालात हैं वो ऐसे जटिल और कठिन हो गए हैं जिसके लिए अब कोई सीमा नहीं बची कि कब ये अटैक हो जाए ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से। हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो हम ईरान की तरफ से और यमन की तरफ से आपको बताने जा रहे हैं। और मैं सही से सबसे पहले पूछूंगा कि जो यमन के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया गया है, क्या ये ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो युद्ध विराम को तोड़े? क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां ईरानी मिसाइलों को उड़ाया गया है। देखिए, इसमें 2 पॉइंट बहुत समझने वाले हैं। वो ये कि यमन के खिलाफ अमेरिका खुद हमले नहीं कर रहा है, और इसकी एक वजह है कि मई के महीने में अमेरिका और यमन के हूतियों के बीच मुआहदा हुआ था, एक समझौता हुआ था कि भाई आप हम पर हमला नहीं करेंगे, हम आपके जहाज पर हमला नहीं करेंगे। तो अमेरिका यमन पर हमले से दूर है, वहां उस ऑपरेशन में कोई शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल ने हमले किए हैं, वहां के 3 पोर्ट पे हमले किए, जैसे कि रवि आपने बताया। लेकिन आज की जो मीटिंग है नेतन्याहू और ट्रंप की, उसको लेकर जो बड़ी बात वो ये है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू से तीसरी बार उनकी ये मुलाकात है। तीसरी बार, मतलब किसी नेता के साथ वो इन्होंने ऐसी मुलाकात नहीं की है, और ये सब जानते हैं कि युद्ध के दौरान ही हो रहा है। लेकिन इस 3 मुलाकात की नौबत क्यों आई, और खासकर अब ये जबकि सीज फायर अभी चल रहा है और ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, वो ट्रंप ने खुद कहा था कि अब जंग बंद हो चुकी है, अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या वजह है कि नेतन्याहू को अमेरिका जाना पड़ा, और क्या वो ट्रंप से क्या बात करना चाहते हैं। हम इस वीडियो में इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं, वो ये कि 12 दिन में क्या नेतन्याहू अपना गोल अचीव नहीं कर पाए? क्या वो, उनको लगता है कि ईरान की तरफ से उनको जो मार पड़ी है, जो मिसाइलें पड़ी हैं, क्या वो उसके बाद कुछ और करना चाहते हैं? कुछ गुंजाइश रह गई है? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ और 24 जून को जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो अब जाके समझ में आ रहा है कि भले ही ईरान शुरू में 13 जून से लेके और 17 जून के बीच में बहुत बुरी तरीके से मार खाता नजर आया हो, लेकिन 17 जून से लेके और 23 जून तक ये आप मान के चलिए कि उसने इजराइल पर बहुत ही भयानक हमले किए थे। यहां तक कि जब 22 जून को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से अपने अटैक किए थे फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर, तो ये दावा किया गया था कि उनके सारा जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के वो तबाह हो गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स पेंटागन की तरफ से आई, वहाँ के खुफिया विभाग की तरफ से आई, उसने सीधा बोला कि भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, वहाँ ऐसा कोई कहते हैं ना भारी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ जो एक बड़ी मीटिंग हो रही है और जो ईरान ने, जो इजराइल ने दावा किया था कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल के आया है। गड़बड़ ये है कि इजराइल का इतनी तेजी से भाग कर जाना, अमेरिका नेतन्याहू का ट्रंप से मिलना और कहना कि साहब अब बड़ा एक अटैक करिए, ऐसा दावे किए जा रहे हैं कि वो गाजा सीजफायर को लेकर युद्ध विराम करने गए हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है वो ईरान है, क्योंकि ये नेतन्याहू और इजराइल बार बार कह चुके हैं कि सारी जो जड़ है वो ईरान है, और ईरान को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम युद्ध कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं रवि, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 17 जून के बाद किस तरह ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ब्रिटेन की मीडिया की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि इजराइल में 5 ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिन पर ईरान की मिसाइल गिरी, और उस अटैक के बारे में वहां की मीडिया को नहीं बताया गया, एक सेंसरशिप थी। और अब जाके ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि कुछ ऐसे ठिकाने थे इजराइल में जो ईरान की मिसाइलों के निशाने बने, और उसको बड़ा नुकसान हुआ है, और $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उसे रिफाइनरी का बताया जा रहा है। अब एक सवाल यहां पर यह उठता है कि भाई नेतन्याहू जो है वो क्यों भागे भागे
वॉशिंगटन गए हैं, व्हाइट हाउस गए। अब उसमें ये बात निकल के आती है कि भाई जब 12 दिन का युद्ध हुआ तो नेतन्याहू ने दावा किया कि हमने उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो ख़त्म कर दिया। ये दावा ट्रंप ने भी किया, और साथ में कि हमने उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो थी उसका पूरा ज़ख़ीरा जो है ख़त्म कर दिया है। ये एक नेतन्याहू ने एक अपना बड़ा टारगेट बनाया था। लेकिन अब ईरान के IRGC के एक बड़े कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जबारी जो है, उनका इब्राहिम जबारी, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास 2 साल तक रोज़ मिसाइल दागने की क्षमता है इजराइल के ऊपर। 2 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। 2 साल की तो जंग भी हम कहेंगे कि नहीं हुई है गाजा के ऊपर, लेकिन हम इसका हम ऐसे फिगर मानते हैं कि चलिए 1 साल की भी अगर ताकत है, 1 साल ही, मैं कहता हूं 2 साल नहीं तो 2 महीने, अगर 2 महीने भी ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो लगातार युद्ध कर पाए, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि वो 12 दिन बाद ही उसे लगा कि हमारे जो इंटरसेप्टर है वो खत्म हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें पुतिन और कहते हैं ना रूस और चीन की जो एंट्री हुई है, और पुतिन और जिनपिंग ने जिस तरीके से खामनेई को सपोर्ट किया है, वही वजह है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो 14 जून को खामनेई आखिरी बार देखे गए थे तेहरान के अंदर। उसके बाद अब सीधे 5 जुलाई को वो दिखाई दिए। लगभग 21 दिन के बाद खामनेई की जो एंट्री हुई तेहरान के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो जो उनका मौन था, उसको लोगों ने ये मान के विश्वास चल रहे हैं कि ईरान कोई बड़ा एटमी धमाका कर सकता है। और सबसे बड़ी चिंता इस समय ट्रंप की भी यही है, नेतन्याहू की भी यही है। इसलिए ट्रंप भी बोल चुके हैं और नेतन्याहू भी बोल चुके हैं कि हम ईरान पर फिर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो चोट पहुंची थी इजराइल को ईरानी मिसाइलों से, उसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। लगभग 50 मिसाइलें तो सीधे टारगेट पे लगी। अभी इन्होंने बताया था कि 5 जो अड्डे थे उसके ऊपर मिसाइलें गिरी, लगभग 6 मिसाइलें तो सिर्फ उन अड्डों के ऊपर गिरी। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो उनकी फत्ताह-A1 जो मिसाइल है, उसके बारे में अब नया दावा आया है कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर अटैक हो वो फत्ताह-1 या हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान करे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि आईडीएफ का मतलब है जो इजराइल की जो सेना है, उसको आईडीएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसकी जो खुफिया यूनिट है, मोसाद से अलग है, उसका दावा है कि ईरान के पास 10,000 मिसाइलें बनाने की क्षमता है और 2028 तक वो लगातार युद्ध कर सकता है। यानी कि अभी उसके पास 2,500 मिसाइलें बताई गई थी, और जिसमें से ईरान का दावा है कि उसने अभी सिर्फ 25% अपनी मिसाइलें इस्तेमाल की, 75% हमारी बची हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईरान की लड़ने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन में बुरी तरीके से पुतिन जो पिटाई कर रहे हैं, उससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब ट्रंप को यह नहीं समझ में आ रहा है कि पहले मैं यूक्रेन को बचाऊं या इजराइल को बचाऊं। इसीलिए इस मीटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान जो है वो पूरी तरीके से अग्रेसिव है। अग्रेसिव का मतलब है वो ये नहीं दिखा रहा है कि वो डर गया है या वो कमज़ोर पड़ गया है। वो एक कदम आगे बढ़ के जा रहा है। फोर्दो पर और नतांज पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये खुद सैटेलाइट्स की तस्वीरों में सामने आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में इजराइल के पास 2 ही ऑप्शन है कि बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाए, उससे पहले हम ईरान के ऊपर दोबारा अटैक कर दें। और इसीलिए इस मीटिंग को जो कहते हैं ना, ट्रंप और नेतन्याहू की जो आपातकालीन मीटिंग हो रही है, उसी को लेकर वो लोग अब कह रहे हैं कि भाई पहले एक काम करो, ईरान को पहले निपटो। इसीलिए आज यमन के सना में जो 3 बंदरगाहों पे अटैक किया गया, जिसमें होदेदा है, होदेदा के बारे में ये बताया गया कि यहाँ पर ईरान ने पिछले हफ्ते काफ़ी सारी मिसाइलें पहुँचा दी थी, जिसकी वजह से इजराइल को ये लगा कि अगर ईरान ने एक साथ अटैक किया और यमन ने किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि एक बार आपको बता दें, या जो मिसाइल के मामले में है, उसके में हूती विद्रोही बहुत ही शार्प माने जाते हैं अटैक करने के मामले में। उनके निशाने बहुत कम चुके हैं, भले ही वो अंदर तक ना पहुंचे, लेकिन वो उनकी सरहद तक पहुंच चुके हैं इजराइल की। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे 2 ही ऑप्शन बचे हैं जंग के। एक ऑप्शन ये बचा है कि पुतिन और खामनेई के बीच में डील हुई है, जिसकी वजह से एक खतरा ये पैदा हो गया है कि रूस के और चीन के हथियार इजराइल पहुंचने लगे हैं। मूर्तिया, एक खबर ये भी आई है कि चीन से J-10C देने जा रहा है, फाइटर जेट। J-10 को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, खासकर पिछले 2 महीने में इस विमान को लेकर काफ़ी सुर्खियां रही हैं पूरी दुनिया भर में। अब J-10 को लेकर ईरान अगर किसी तरह का इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इसकी वजह यह है कि उसके पास और ज़रिए नहीं है विमान खरीदने, क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। वो यूरोप में किसी ऐसी पावर से इस तरह के विमान नहीं खरीद सकता। रशिया के साथ कुछ प्रॉब्लम ये है कि वो यूक्रेन में इस टाइम बिजी है, तो उसकी एयरफोर्स खुद बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन में लगी हुई है कि पुतिन के लिए नए जहाज़
ईरान को सप्लाई करना आसान नहीं है। अब ऐसे में कौन सप्लाई करेगा? ऐसे में चीन है। अब चीन का J-10 जहाज जो है वो 4.5 जनरेशन का जहाज है, और उसमें अगर हम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली जो PL-15 वाली जो मिसाइल जो है, अगर वो लगा दी जाती है तो वाकई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जहाज बन जाता है। अब ईरान अगर ऐसा जहाज को लेकर कोई डील करता भी है आज की तारीख में, तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लगेंगे कोई नया जहाज आने में। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है। फौरन ईरान को इस तरह के कोई जहाज मिले ऐसी संभावना कम है। लेकिन ईरान को लेकर एक बड़ी बात जो अभी आपने बताई थी कि भाई उसके 50 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो हिट की हैं, तो ये स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान ने उन जगहों टारगेट बनाया जो प्योरली मिलिट्री टारगेट थे। वहाँ पे हमने देखा कि जो नागरिक जो सिविलियन एरियाज थे उनको निशाना बनाया, बल्कि तलवीव के वो जगह जहाँ पर उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे मोसाद के हेडक्वार्टर्स हैं, उन जगहों को टारगेट किया गया। तो जो 50 से 60 मिसाइल जो लगी हैं वो एकदम उसी जगह लगी हैं। और एक बात आपने बताई कि भाई खामनी ने कुछ नहीं बोला, खामोश रहे। तो वो मुहर्रम का 10 मुहर्रम के वक्त था और आशूरा की दिन था। उस दिन किसी तरह की पॉलिटिकल बातचीत से कोई ईरान में खासकर बचे होंगे, और ये एक ऐसा एक वो भी है कि इस दिन किसी तरह की राजनीति या इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। शोक का वक्त होता है तो अफसोस मनाया जाता है। तो एक वजह ये रही है। लेकिन खामनेई का एकदम साफ तौर पर बाहर आना और बताना कि ईरान अब भी इस गेम में है, और उसके जनरल ये बता रहे हैं कि हमारे पास 2 साल तक लड़ने की ताकत है, और नेतन्याहू का ऐसे मौके पर अमेरिका जाना, इसे हम कनेक्ट करें तो इससे साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर इस बार कुछ हुआ तो नेतन्याहू बहुत बड़ी गारंटी मांगने गए होंगे अमेरिका से। अब ये गारंटी किस बात को लेकर थी? हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि क्या B-2 जहाज इजराइल को दिया जाता है, ऐसी बात मांग उठ रही है। तो क्या किसी तरह की गारंटी मांगना चाहते हैं नेतन्याहू? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो युद्ध है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि चीन और रूस अब खुलकर ईरान के पक्ष में बोलते हैं, सीधे सीधे ट्रंप को बोलते हैं। ट्रंप ने अभी जो 60 मिनट बात की, उसमें पहले तो उन्होंने यूक्रेन पे वार्ता की। जब वार्ता वहां पे नहीं हुई तो उन्होंने कहा यार कम से कम ईरान पे तो कुछ डील कराओ। ईरान पर भी 2 टूक पुतिन ने समझा दिया कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप इजराइल को रोकिए। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम होता है कि रशिया की तरफ से डायरेक्ट इजराइल को बोला जाए कि तुम सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा एक वहां के अधिकारी कह चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन यूनियन इसके अंदर खौफ पैदा कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है वांग यी ने कि देखिए, हम रूस को हारता हुआ नहीं देख सकते। ये चीन के विदेश मंत्री का बयान है। अगर रूस को वो हारता हुआ नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रूस को हर हालत में हर तरीके का सपोर्ट करेंगे, और अगर रूस जीतेगा तो फिर याद रखिए ईरान भी नहीं हारेगा। ईरान लड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़ेगा। हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उसको लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़े, वो प्रोवाइड करा देंगे चीन और रशिया। क्योंकि चीन ने बोला था कि अगर हमने रशिया को वास्तव में अपने सही तरीके से हथियार प्रोवाइड करा दिए होते या दे दिए होते तो अब तक यूक्रेन की जंग खत्म हो गई होती। उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि क्या आप वहां हथियार पहुंचा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि चीन ने इनडायरेक्टली बताया कि रूस को हम हारने नहीं देंगे, और अगर रूस नहीं हारेगा तो ईरान को हराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस तरीके से पुतिन सपोर्ट में ईरान के आए हैं। एक बड़ी खबर अभी आई है, और वो ये कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियां, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इजराइल की सेना ने उनको मारने की पूरी तैयारी की थी, और एक जहां मीटिंग चल रही थी ईरान के राष्ट्रपति की, उस जगह को बॉम्ब करने की पूरी तैयारी थी, वहां बमबारी की तैयारी थी। लेकिन जो ईरान का जासूसी नेटवर्क है उसने आगाह किया, और पेजेश्कियां जो है वहां से चाहे किसी तरह भी बच के निकले। तो ईरान के राष्ट्रपति को मारने की पूरी तैयारी की गई थी इजराइल की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और दूसरा, ईरान की मीडिया में ये दावा है कि इजराइल जो है बहुत जल्द ही युद्ध शुरू कर सकता है, और इसके पूरे सिग्नल जो हैं वो ईरान को मिल रहे हैं। आपको एक चीज बड़ी हैरानी होगी कि जब 3 बार, ये तीसरी बार शायद मिलने गए हैं नेतन्याहू, जब भी ट्रंप से और ट्रंप की और कहते हैं ना नेतन्याहू की मीटिंग अमेरिका में हुई है, उसके तुरंत पहले या तुरंत बाद या उस दिन
ज़रूर अटैक हुआ है, या तो गाज़ा में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, या यमन पे हुआ है, या लेबनान में हुआ है, वरना ईरान पे तो हुआ ही हुआ है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से 13 जून को अटैक किया गया था, तब यही चल रहा था कि भाई नेतन्याहू तो छुट्टी पे गए हुए हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है और अमेरिका की और ईरान की न्यूक्लियर डील हो रही है, कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन अटैक हुआ। वो जो चोट खाया बैठा है ना ईरान, उस पर अब वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। वहाँ के मेजर जनरल, आपको बता दें, अब्दुल करीम मौसवी, जो कहते हैं ना ईरानी सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है कि इस बार हमने अपनी मिसाइलों का ऐसा ग्रिड तैयार किया है जिससे इजराइल जो है वो इस बार बच नहीं पाएगा, और हमारी जो मिसाइलें हैं वो आसानी से इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगी। यहां पर ये जो खौफ बैठा है ना इजराइल के अंदर कि अब हम इनकी मिसाइलों से कैसे बचेंगे, क्योंकि अब तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के अंदर से भी आ रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल बहुत कमज़ोर है या वो दबने वाला है या अमेरिका उसकी हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका को पता है कि अगर आज मैंने इजराइल को नहीं बचाया तो पूरा पश्चिमी एशिया से, कहते हैं ना, अमेरिका का पूरा नेटवर्क है ना जो सेना का, वो खत्म हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और रशिया और चीन पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। फिर सऊदी अरब और ये कतर जैसे जो देश हैं वो रशिया के पाले में कब चले जाएंगे, अमेरिका को हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पुतिन और खामनेई की जो डील हुई है ना, उसमें यही है कि युद्ध करना है चाहे भले ही कितना नुकसान हो। पुतिन को पता है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें कैजुअल्टीज़ की बहुत ज़्यादा, कहते हैं, मात्रा भी होगी, लेकिन वो जानते हैं कि अगर ईरान बैक कर गया या हार गया या उसको दबा दिया गया तो समझ लीजिए कि पूरे पश्चिमी एशिया से रशिया का जो वजूद है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सीरिया से असद पहले ही जा चुके हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ईरान पर, क्योंकि जो खामनेई की लीडरशिप है उसने प्रूव कर दिया कि उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं है, उसके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं ईरानियों के अंदर, और पूरा का पूरा ईरान जो है ना वो चट्टान की तरह खामनेई के पीछे खड़ा है। ये जो सबसे बड़ा, कहते हैं ना, पंच लगा है, वो ट्रंप को भी लगा है और नेतन्याहू को भी लगा है, क्योंकि उनकी जो खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से खामनेई का तख्ता पलट हो जाना चाहिए था, उनके हिसाब से बगावत हो जानी चाहिए थी, उनके हिसाब से बहुत से जो बागी नेता बाहर हैं उनको जनता बुला लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो चीन और रशिया है वो किस हद तक ईरान का साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े वॉर गेम में फंसे हुए हैं। देखिए, हमने रिपोर्ट देखी थी कि चीन की तरफ से मिसाइल के फ्यूल जो है सप्लाई किया गया है युद्ध से पहले। तो इस तरह की मदद जो है वो कवर्टली की जाती है और पहले भी की जाती रही है। तो इस दौरान जो है, अब पिछले, हम कहें कि पिछले 10 से 12 दिन में क्या हुआ है, तो इसमें रूस और चीन वाकई बहुत एक्टिव रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार इस तरह की बातें आई हैं। पुतिन ने बहुत ख़ास तौर पे बोला है बहुत सख्ती से कि हम ईरान के खिलाफ अगला हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पुतिन की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया था माफ़ कीजिएगा कि रशिया ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है ईरान को लेकर, और सीधा सीधा मैसेज अमेरिका को है। अब इसमें यह है कि आज जो मीटिंग हुई है, आज है 7 तारीख। अब 7 तारीख को जो मीटिंग हुई है इसके बाद क्या वाकई युद्ध शुरू होता है? क्योंकि पिछली बार जब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पे बातचीत हुई थी तब वो दिन था 9 जून। 9 जून को बातचीत हुई थी और 13 तारीख को हमला हो गया था। मतलब 4 से 5 दिन के अंदर इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया था। आज 7 तारीख है, तो क्या ऐसे कयास लगा सकते हैं, क्या ऐसी आशंका जाहिर की जा सकती है कि दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है? और एक बात जो आपने कही कि भाई चीन किस तरह मदद कर रहा है, तो चीन की तरफ से देखिए, चीन जो है वो जानता है कि एशिया में इस वक्त अगर कोई बड़ी ताकत है जो अमेरिका का मुकाबला कर रही है तो वो ईरान है। और अगर ईरान ढह जाता है या ईरान पीछे हट जाता है, ईरान कुछ नहीं कर पाता, तो अगला टारगेट चीन होगा। और चीन के साथ फिर दिक्कत यह है कि उसने ईरान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी प्लानिंग है कि वो $400 बिलियन की अगले 1 या 2 दशक में इतना इन्वेस्ट करेगा ईरान में। तो उसका एक एनर्जी का वो बड़ा सोर्स भी है। और अगर ईरान जाता है, अगर ईरान में कुछ होता है जैसा कि नहीं हुआ, जैसे कि वो प्लानिंग थी कि वहाँ परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे, मिसाइल उनका जखीरा खत्म करेंगे और वहाँ बगावत होगी और रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो आज स्थिति जो है, अगर हम परमाणु जो उसके साइट्स थी उनको कुछ नुकसान हुआ है तो हम देखें तो उसके अलावा ईरान आज भी वही 1 महीने वाला पुराना ईरान है और कह सकते हैं कि ज़्यादा मजबूत ईरान है। आपको बता दें, जो अमेरिका में पेंटागन है उसके अंदर एक एजेंसी काम करती है जिसको डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं, DIA। उसने क्या किया था कि फोर्डो की एक रिपोर्ट जो थी वो वहाँ से लीक हुई थी, जिसको लेकर ट्रंप बहुत बुरी तरीके से बौखलाए थे। और उस जो DIA की रिपोर्ट है उसमें बहुत क्लियर कट था कि फोर्डो पे जिस तरीके के नुकसान के दावे किए जा रहे हैं वो नहीं हो सकता।
वो नहीं हो सकता, वो सही नहीं है। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि उसके सारे सेंट्रीफ्यूज उड़ गए हैं या उसका यूरेनियम तबाह हो गया है। 408 केजी जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, उसके बारे में ठीक ठीक सूचना ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है, और यही सबसे बड़ी युद्ध का एक दूसरे युद्ध का कारण होने जा रहा है। आप ये मान के चलिए, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। रशिया पिछले 1230 दिन से जंग कर रहा है, 41 महीने से ज़्यादा हो गए, चौथे साल में जंग चल रही है यूक्रेन की। उसको सब अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ पे युद्ध में कितनी चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितना आगे बढ़ के मदद करना है। इधर ईरान ने जो 12 दिन की जो जंग हुई है ना, उसमें उसने अपना सारा मिसाइल नेटवर्क और जो ग्रिड्स होती हैं, जो कहते हैं ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो एंगल्स पे मिसाइलें मारी जाती हैं, उसका उसने पूरा होमवर्क कर लिया है। अब जो अटैक होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। अब ये आप मान के चलिए कि अगर नेतन्याहू और ट्रंप की आज आपातकाल मीटिंग हो रही है तो युद्ध भड़कना कहते हैं ना 100% तय है, क्योंकि आप पहले भी बता चुके हैं कि 7000 बंकर बस्टर बम वहां पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं ईरान वो इजराइल में। इसके अलावा B2 बम्बरशक की बात बताई जा रही, वहां पहुंच जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस युद्ध को रोकना अब आसान नहीं है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है एक नए युद्ध के लिए। पुतिन उसका साथ देंगे, रशिया चीन उसको पीछे से बैक करेगा, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि अमेरिका और इजराइल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो एक बड़ा युद्ध जरूर करेंगे, और मुझे लगता है कि 45 से 46 घंटे के अंदर आप देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट जरूर होगा, और जो भी बड़ी जो डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे।